हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ एक मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है कि क्या सिविलियन या आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए या नहीं। इस मामले में केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर समाअत है, लेकिन हम इस केस के हवाले से थोड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ और हवालों से इस जो लार्जर डिबेट है उसमें अपनी इनपुट देने की कोशिश करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है, अभी एक इशू बना है, पर्टिकुलरली 9 मई के वाक़यात के बाद, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बाज़ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है कि सिविलियंस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते रहे हों। अगर आप देखिए कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हुआ। अच्छा नहीं है, ये कोई मिसाली बातें नहीं है, माजी में भी होता रहा। तो ये बेसिकली एक लार्जर डिबेट थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मिलिट्री के अंदर जो मिलिट्री मैन हैं या मिलिट्री पर्सनल जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, उनके लॉज को उन्हीं के तहत डील किया जाए, सिविलियंस को ना डील किया जाए। तो आपकी क्या इस पर अंडरस्टैंडिंग है? शाही, एक तो आपने जो जूते आज पहने हुए हैं ना, बड़े कैजुअल किस्म के पहने हुए हैं। आप जैसे वह सेलिब्रिटी जो है ना, जो भी पहन लेना वो एक ट्रेंड बन जाता है। आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपकी चप्पलों का, जो इमरान खान की मोहब्बत में आपने चप्पलें पहनी हुई हैं, उसका जिक्र करूं? लेकिन ये सीरियस बात है, इस पर बहरहाल में हमारी बात है। नहीं कि मैं उन्हीं सारी बातों पे आ रहा हूँ। एक वजाहत है और एक कल हमारी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, मैं पहले वो बात कर दूँ। वो कल हम जब बात कर रहे थे नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब की, जो कि लाहौर के कोर कमांडर जो सलमान फयाज़ गनी हैं, उनके ससुर हैं, और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं इनके मामू हैं। तो उनके हवाले से बात हो रही थी कि वो भी आर्मी से निकले थे, और वो अटक साजिश केस, रावलपिंडी साजिश केस, वो रावलपिंडी साजिश केस गलती से कह दिया, वो अटक साजिश केस थी। और ये थोड़ा सा उसकी मैं ज़रा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये 1973 में थी कि कुछ जो ऑफिसर थे मिलिट्री के, एयरफोर्स के भी थे, वो कोई जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता उठना चाह रहे थे। यानी उस टाइम ये मार्च 1973 में इनके खिलाफ एक्शन हुआ, ये लोग गिरफ़्तार हुए। उसमें राजा नादर परवेज़ जो हैं वो भी शामिल थे, उसमें जो फ़ारूक आदम साहब उनका भी जिक्र किया था हमने। और एजाज़ जो एक दो और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये हैं कि उस टाइम भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ ना, तो जो उस टाइम प्रिजाइडिंग जज था मिलिट्री कोर्ट का, उनका नाम था मेजर जनरल ज़ियाउल हक। ठीक है। और उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ इनको सज़ा दी, ये मुलाजमत से बरतरफ हो गए कि आपने जो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं उनका तख्ता उल्टने की कोशिश की है। और फिर वही जो मेजर जनरल ज़ियाउल हक हैं, जब वो आर्मी चीफ बने तो उन्होंने खुद तख्ता उल्टा। ठीक है, जुल्फ़कार अली भुट्टो का। और फिर ये जो लोग थे उनकी सज़ा ख़त्म भी कर दी। तो जज साहब की मर्ज़ी है ना इनकी वो। तो एनीवे एक तो ये था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, वो सज़ा उन्होंने इसलिए ख़त्म की, उन्होंने कहा कि असल में तख्ता उलटना ठीक था, टाइमिंग गलत थी। नहीं, असल में उन्हें बाद में अंदाजा हुआ कि ये लोगों का फैसला ठीक था लेकिन टाइम गलत था। हाँ, टाइम जज था मैं। और उसी जो फैसला उन्होंने दिया था ना चीमा साहब, मेजर जनरल साहब ने, यानी ज़ियाउल हक साहब ने, इसी फैसले की बुनियाद पर वो जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की नज़रों में आए थे। ठीक है। और बाद में तारीख इस बात का तारीख में रिकॉर्ड है कि किस तरीके से वो ज़ियाउल हक साहब के भुट्टो साहब के बहुत करीब आ गए और भुट्टो साहब ने उन्हें नीचे से उठा के आर्मी चीफ बना दिया। तो इस तरह जो नवीद रसूल मिर्ज़ा हैं, जो कि अब बरतरफ होने वाले कोर कमांडर लाहौर, उनके ससुर थे, तो ये वो इस तरह से अटक साजिश केस में वो थे। और बाद में जब वो बरतरफ हो गए तो उसके बाद वो वकालत वाली साइड पे आ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी एक इन्फॉर्मेशन हमसे कल रह गई और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और आपको पता है कि जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें जब उन्होंने 4 स्टार जनरल्स का जिक्र किया, तो एक तो उन्होंने कहा जी कि एक 4 स्टार जनरल हैं जिनकी नवासी इस टाइम गिरफ़्तार हैं, वो खदीजा शाह की तरफ था उनका इशारा। दूसरा उन्होंने कहा कि एक 4 स्टार जनरल हैं जिनके दामाद गिरफ़्तार हैं। वो जो है ना, वो हम इंफॉर्मेशन कल मिस कर गए, वो दूसरों का जिक्र करते हुए। और एजाज़, एक ना IG साहब हैं, साबिक़ IG साहब, उनका बेटा भी गिरफ़्तार है।
वो आईजी साहब हैं, वो मेजर रिटायर्ड वो ज़ियाउल हसन, आपको याद होगा। जी जी। हाँ, वो मोटरवे के आईजी रहे हैं, मेरे पहले पंजाब के भी आईजी शायद रहे हैं। तो उनके बेटे हैं और वो एक 4 स्टार जनरल जो है उनके दामाद हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है ना वो जनरल यूसुफ हैं। तो यानी वो इनका जिक्र था कि जनरल यूसुफ के जो दामाद हैं, रिजवान उनका नाम है, वो भी गिरफ्तार हैं। और वो क्या करते हैं रिजवान जो है यानी कि वो टनल फार्मिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि वो अभी यानी कि वैसे वो अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं, और पहले उन्होंने कोई और बिजनेस वगैरह करते थे, तो लेकिन अभी जो है ना वो ज़्यादा फार्मिंग साइड पे हैं। तो एनीवे यानी कि वो, हाँ ये दो वजाहतें थी। एक बात मैं भी वजाहत कर दूं, मैं मतीउल्लाह के साथ कल गुफ्तगू कर रहा था, तो उसमें मैंने एक गुफ्तगू की कि शायद आर्मी चीफ और जो ISI चीफ है वो हज पे गए हुए हैं, और शायद वो दुबई में है। तो वो मुझे पता चला कि वो दुबई में नहीं, मैंने नाम तो नहीं उनका लिया था, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन यही जा रहा था कि वो ये है, लेकिन वो दुबई में नहीं है। मुझे भी पता चला कि वो इधर ही हैं, पाकिस्तान में ही है। तो यानी कि जो दुबई में जो लोग हैं वो अपनी मुशावरत कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर मिलिट्री के जो लोग हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यहाँ पर ही मौजूद है। लेकिन शायद ये कोई मुनासिब फोरम नहीं था, आपने मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में ये बात की थी और हमारे प्रोग्राम में आके आप उसकी वजाहत नहीं, कोई बात ही नहीं, मती भी भाई अपना कोई मसला नहीं, भाई वाली नहीं, प्रोग्राम अलग है। नहीं, प्रोग्राम बेशक अलहदा हो, वो ताल्लुक तो अपना ही है। अच्छा, अब ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। एजाज, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर लें। वो मामला जो है ना अब मेरे ख्याल ख़त्म हो गया, वो गैर मुइना मुद्दत के लिए वो जो अब कार्रवाई जो है मुलतवी हो गई है, और उसमें जो एक जज साहबान का ये पॉइंट है कि अभी केस तो चले नहीं है, तो हम पहले क्या किया जाए। तो उस पे कोई जो एक वकील थे उन्होंने कहा जाए कि आप स्टे कर दें कि केस चले ही ना। उन्होंने कहा कि नहीं, जो जिनके केसेस हैं उनके पास वकील भी होंगे, तो जब कोई इस तरह का इशू आएगा ना तो फिर उस पर बात होगी। तो लिहाजा वो मामला जो है वो तो उधर लटक गया। अब यह है कि मिलिट्री कोर्ट पे जो हमारी एक डिबेट चल रही है, एक लार्जर डिबेट है। एक तो मैंने आज ना एक ट्वीट भी किया था कि हम यानी कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। अब क्या मिलिट्री कोर्ट्स पे हमें वैसे इतराज़ है या कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ उधर केसेस चल रहे हैं तो इस वजह वाले से इतराज़ है। इससे पहले भी एक मैं और वजाहत ये करूँगा कि जो लोग May 9 के वाक़यात में गिरफ़्तार हैं वो 3 कैटेगरीज़ में उनके जो है ना केसेस, उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। एक वो है कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जाकर टारगेट किया है, मिलिट्री तनसीबात को टारगेट किया है या किसी फ़ौजी को हिट किया है, वो जाएंगे मिलिट्री कोर्ट में। दूसरे वाले हैं जो कि पीछे रह के को प्रोवोक कर रहे थे या कोई और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलेशन को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, उनके केसेस जो है ना एंटी टेररिज्म में जाएंगे। एक जो तीसरी कैटेगरी है वो कोई ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ना CRPC वगैरह, उनके तहत वो डील होंगे, ठीक है, सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री जो हमारा एक आर्मी एक्ट है उसके तहत ये है कि अगर आप कोई मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को टारगेट करता है, सिविलियन भी अगर टारगेट करता है तो उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी होते आए हैं ट्रायल होते आए हैं, या कोई और आपको याद होगा ये जो इवन स्पाइंग वाला केस था जिसमें जो जनरल साहब थे जो जावेद इकबाल हैं, जो बाद में वो उसमें ज़मानत भी होगी जिनकी होगी। नहीं, ज़मानत नहीं, उनको रिलीज़ कर दिया गया था। नहीं, ज़मानत से ही रिलीज़ होते हैं ना, ज़मानत नहीं, बरी हो गए। तो उसमें भी जो हैं कोई लोग थे, यानी एक लड़का था उसका मुझे याद है कि वो एटॉमिक एनर्जी में थे, वो सिविलियन है, ठीक है, उसका मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल हुआ, वो हुआ स्पाइंग की मद में, ठीक है। अब ये है कि इधर जो है ना हमलों की मद में हुआ है, ठीक है। अब ये है कि इस तरह का जो ट्रायल है, अगर तो हम ला की नज़र से देखें, ला तो इसको रोकता नहीं है, ठीक है। ला तो ये कहता है जी कि ये हो सकता है, ये पहले भी होते हैं। अगर हम उसका ये है जी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर ये है कि हम कोई एक आइडियल सिचुएशन में तो नहीं रह रहे। हम ये कहते हैं, एक जवाब क्या होता है, वो कहते हैं जी कि बाकी ममालिक में नहीं होते। पहली बात तो ये है कि बाकी ममालिक से ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का एक यूनिक मुल्क है कि जिधर होते हैं। अगर हाँ आप अमेरिका की बात करें, जैसे क्या नाम है वो जो पाकिस्तानी खातून है, डॉक्टर आसिया, क्या नाम, आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे यही एक इल्ज़ाम था ना कि उसने एक अमेरिकन फ़ौजी पे अटैक किया है अफ़गानिस्तान में, तो लिहाजा वो एक अगर यानी कि वो पाकिस्तान में होता तो वो आर्मी एक्ट के तहत ट्राई हो रही होती लेकिन उनका जो ट्रायल है
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, वो उधर न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में हुआ, यानी कि वो मिलिट्री कोर्ट नहीं थी। अब पाकिस्तान के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो एक तो जो हमारी अदालतें हैं, इनका पेंडेंसी केस जो है, ऑलरेडी पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा, इस तरह के जो केसेस हैं वो पहले कोई ट्राई भी नहीं हुए, और फिर ये है कि लॉ मौजूद है। अगर लॉ के हवाले से आप जाते हैं तो फिर तो हो सकता है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये पीटीआई के हवाले से है कि पीटीआई के लोगों पर हुआ है, तो इसलिए चूँकि ज़्यादातर जो है एक प्रोफेशनल एलीट क्लास से हैं या अदरवाइज़ एक अर्बन क्लास से लोग बिलोंग करते हैं, तो क्या इसलिए नहीं होना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन भी किया था ट्विटर पे कि अगर यही लोग यानी ये काम जो है 9 मई को जो हुआ है, 9 मई को बड़ा सीरियस काम हुआ है, ये कोई मजाक नहीं था। यानी कि लोग जो हैं काफ़ी देर तो उसको एक साजिशी थ्योरियों की नज़र करते रहे जी, कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये था, वो था, ये आर्मी ने खुद किया है। अब आर्मी ने जिस तरह अपने बंदों को पकड़ा है या उनको एक इबरत का निशाना बनाया, तो फिर ये तो लगता है कि ये कोई ऐसा मजाक उधर भी नहीं था, या कोई ऐसी कोई साजिश, कोई अंदर से कोई प्लानिंग नहीं थी। यानी जो भी लोग, इवन वो लोग एजाज जो जिनको कोर्ट मार्शल हुआ है, ज़्यादातर नेग्लिजेंस पर हुआ है, साजिश के हवाले से नहीं हुआ कि उन्होंने कोई साजिश में मुलव्वस है, उनकी नेग्लिजेंस है कि उन्होंने आगे एक्ट क्यों नहीं किया। तो अगर ये मामला टीएलपी का होता तो शायद हम इतना ज़्यादा शोर ना कर रहे होते। तहरीक लबैक का हम कहते हैं कि ये तो हद हो गई है, ये रियासत का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। और अगर ये मामला को टीटीपी का होता तो फिर भी हमें कोई इतराज़ ना होता। चूँकि ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यही वाला काम वो कर रहे होते तो हमें इतराज़ ज़्यादातर लोग ना करते। ये मेरी तवक्को है कि जो एक रिएक्शन है पब्लिक यही होता है। अब चूँकि एक पीटीआई ने किया है तो इस लिहाज से उस सिंपथी भी है, लेकिन कानून की नज़र में कोई ऐसा नहीं है, यानी कि ये कोई नई इंटरप्रिटेशन अदालत की आ जाए तो वो अलग से बात है। लेकिन कानून ये अलाउ करता है कि अगर कोई बंदा सिविलियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा तो उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। मैं उमर आपको एक बात बताऊं कि कानून में तो ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में नहीं लिखा हुआ। सवाल तो ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में ये कानून लिखा हुआ आर्मी है, एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कानून लिखा हुआ है कि सिविलियन का ट्रायल हो, और उसके ऊपर हमने कोई कानून साजी नहीं की हुई। आज इसलिए इस मामले को उठाया जा रहा है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें उस दायरे कार में आ गए। उनका ताल्लुक़ अशराफिया से हो या आम लोगों से हो, ये टोटल एक अलग डिबेट है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके ऑप्टिक्स बहुत बड़े हैं। उन्होंने जुर्म किया है जो नज़र भी आ रहा है, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है। उनका ट्रायल किया जाए, कहाँ पे ट्रायल किया जाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट में करें या और किसी अदालत में करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आम अदालतों में इनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। सवाल तो यही है ना कि आम अदालतों में क्यों नहीं हो रहा। आम अदालतों में इसलिए नहीं हो रहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो मिलिट्री है वो समझती है कि जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका जो कोई ना कोई नरम गोशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी जमात के साथ, और उस हवाले से बहुत सारी डिबेट भी होती रही। अब मामला ये है कि मैं ज़ाती तौर पे कोई भी जो इंसानी हकूक़ को समझता है, सिविल राइट्स को समझता है, वो कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता कि मिलिट्री के अंदर सिविलियन ट्रायल्स हों। और ख़ाली इन्हीं के नहीं, जिन लोगों के ऊपर दहशत गर्दी के भी मुकदमात हैं उनका भी सिविलियन ट्रायल होना चाहिए एंटी टेररिज्म की अदालतों में। इस क्लॉज को ही ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कुछ हो रहा है ये एक रिएक्शन की वजह से हो रहा है कि एक एक्शन ये हो रहा है कि एक तरफ से नज़र आ रहा है कि शायद बाज़ जो जजेस हैं वो इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से नज़र आ रहा है उन्हें पता है कि अगर हम इनको आम अदालतों में लेके जाएंगे इनका तो फिर रिलीफ मिल जाएगा, और इनको रिलीफ मिल जाएगा तो हम देखते रह जाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम मिलिट्री ट्रायल करें। और ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अदलिया के लिए थी, ये मेरे और आपके लिए नहीं थी। ये एक मैसेज दिया गया अदलिया को कि भाई हम ये ट्रायल करेंगे, ठीक है ना, मैसेज था क्लियर। और अब आप देख लें कि आज चीफ जस्टिस साहब ने और 6 रुकनी बेंच ने उसकी जो डेट है वो आगे कर दी है, और ये मामला अब अपेरेंटली इसी तरह गुजर जाने का इम्कान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मौके पर क्यों आया,
ये बात इस लेवल पे क्यों आई? ये बात इस लेवल पे इसलिए आई कि हम लोगों ने जिस जिस मुकाम पर थे, चाहे अदलिया में बैठे हुए थे या किसी और जगह पे बैठे हुए थे, हमने अपना जो फ़र्ज़ है उसे ऑब्जेक्टिवली अदा नहीं किया। और फिर जब हमने अपना फ़र्ज़ ऑब्जेक्टिवली अदा नहीं किया तो दूसरी पार्टियां तो ताकतवर हैं भाई, वो आगे नहीं। इजाज़, ये जो आप बात करें ना ऑप्टिक्स की, कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने से इसके को ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। देखें, जो 9 मई को हुआ है उसके भी को ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। कि अगर आप ये अलाउ कर दें, ये इस चीज़ की इंकरेजमेंट हो या इसके बारे में आप नर्म रवैया इख्तियार करें उन लोगों के बारे में, तो ये भी बड़ा डेंजरस है कि कुछ 4 लोग उठें और आपकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट करते हैं। यानी कि फ़ौज को ज़्यादा एक जो थ्रेट है वो बैरून एक अपने दुश्मन से होनी चाहिए। और अगर लोग जो हैं एक पॉलिटिकल इशू बनाकर उसकी बुनियाद पे आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगा दें, आप तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, गिराव जलाव करेंगे, तो ये भी बहुत डेंजरस है। उमर, इसके डेंजरस होने का मुझे इनकार नहीं है। इसके डेंजरस होने पे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है कि जो भी करें। हम फ़ौज के ऊपर तनकीद भी करते हैं कि उसका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये फ़ौज हमारे इसी मुल्क की है ना। इसकी कास्ट ये नहीं हो सकती कि अगर हमें फ़ौज से इख्तलाफ है तो हम उधर जाके उनकी तनसीबात पे आग लगा दें या वहाँ पर अटैक करें। ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तरीक़ाकार के ऊपर बात कर रहा हूँ। तरीक़ाकार के हवाले से ये है कि अगर हम लॉ के मुताबिक जाते हैं तो मौजूदा लॉ जो है वो तो अलाउ कर रहे हैं हम ये हाँ। ये और दूसरी बात ये है कि हमारी जो अदालतें हैं, क्या हम उनके किरदार से पहले मुतमिन हैं? नहीं, वो तो बात हमने की से, यानी कि जिस तरीके से इमरान खान को कोई इतनी कोई थोक के हिसाब से ज़मानतें मिलती थी, और ये सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई मेरिट पे चले, मेरिट पे हो तो फिर तो हम भी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है अगर इमरान खान को मेरिट पर रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर इसी बुनियाद पे हो, यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप जो है ये चीज़ें भी तय कर दें जी कि 6 माह के अंदर अंदर सारा ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए, इलेक्शन से पहले उन्हें जो है वो सज़ा दे के तो जेल में होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है यानी कि आप किसी को एक गैर ज़रूरी छूट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो नाइंसाफ़ी का म्यार है वो भी जो ईवान अदल से ही जन्म ले रहा होता है। कोई शक ही नहीं है इसमें। और अगेन वही बात है कि जब अदल ठीक होगा, अदल ऑब्जेक्टिवली काम करेगा, किसी की तरफदारी या किसी की मुखालफत से अबव होकर काम करेगा, तो बाकी मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। तो और चीमा साहब कोई बात है तो आप बस होगी शायद जी। नाजरीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी। हमने जो एक लार्जर डिबेट है उसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि सिविलियंस जो हैं उनका ट्रायल हो, और ये जो क्लास है पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट में कि उसका सिविलियंस का ट्रायल हो, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये एक अलग मामला है, और ये जो अभी ऑन गोइंग मामला है ये अलग है, उसकी वजूहत हमने डिस्कस किए। अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो हमें talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी या बुरी राय रखते हैं तो वो इसके कमेंट बॉक्स में दीजिए।